नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। पूजा सिंघल अकेले ही सुबह 10:30 बजे पहुंची। कल पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से ईडी के अधिकारियों ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आज पूजा सिंघल के अलावा सीए सुमन कुमार से पूछताछ चल रही है। वहीं सुमन कुमार की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी भी कराई गई। वहीं सीआरपीएफ के जवानों को एक बार फिर ईडी ऑफिस में बुलाया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो सके। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। आज फिर गहमागहमी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है। देख सकते हैं इस वक्त सीआरपीएफ के जवानों को फिर से एक बार बुला लिया गया है ताकि ईडी दफ्तर में सुरक्षा में किसी तरह की परेशानी न हो। और देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच आज फिर एक बार पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बता दें कि पूजा सिंघल आज सुबह करीब 10:30 बजे यहाँ पर अकेले पहुंची है। कल अपने पति के साथ पहुंची थी, लेकिन आज यहाँ पर अकेले पहुंची है और उनसे आज ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि 2 दिनों से उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ हो रही थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त पूजा सिंघल और जो सीए सुमन कुमार हैं उनसे पूछताछ हो रही है। और पूरे मामले को लेकर आज कुछ अहम जानकारियां जो ईडी को हैं वो सुमन कुमार के जरिए मिल रही है, क्योंकि सुमन अब पहले की अपेक्षा अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं और कई जानकारियां जो हैं वो ईडी ऑफिस को दे रहे हैं। वहीं अभिषेक झा से बताया जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिले, उनसे पूछताछ करीब कंप्लीट हो गई है और जो उनके आधार पर उनसे जो जानकारियां निकलकर छमकर सामने आई थी उसके आधार पर ईडी के ऑफिसर आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आज कितनी देर तक पूजा सिंघल से पूछताछ होती है और इसके बाद किस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से हमें देखने को मिलेगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अभिषेक झा इस वक्त ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। हेनू के जोनल कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। कुछ फाइल के साथ भी, कुछ दस्तावेजों के साथ भी अभिषेक झा वहां पर पहुंचे हैं। ये वही अभिषेक झा हैं जिनके घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। और इस वक्त पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के पति हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। उनके हाथ में कुछ फाइलें भी हैं। वो कौन कौन सी फाइलें हैं, क्या दस्तावेज लेकर वो पहुंचे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, बता दें कि अभिषेक झा से लगातार 2 दिनों से देखा जा रहा था कि पूछताछ चल रही थी और इस दरमियान उनसे कई सवालात किए गए थे। खास तौर पर शेल कंपनी से जुड़े हुए सवालात हों या फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उनके बैंक में जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे उसे लेकर जो सवालात थे ये अहम सवाल थे और इन्हीं को लेकर जो साफ तौर से पूछताछ की जा रही थी और उम्मीद की जा रही है कि उन्हीं फाइलों को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ईडी के कुछ सवाल जो अब भी अनसुलझे हुए हैं उन सवालों की जवाब देने को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अंदर में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक झा करीब 4:20 पर यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे में कई तरह की आशंकाएं भी हैं कि क्या वजह है कि आज अभिषेक झा दिन भर जो ईडी के पूछताछ में नहीं थे, अचानक क्या कुछ हुआ कि पूजा सिंघल से या फिर सुमन कुमार से जो पूछताछ हुई उस बीच में कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं जिनकी क्रॉस चेक को लेकर अभिषेक झा को नहीं बुलाया गया। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो देखना होगा थोड़ी देर में जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो पाएंगी कि आखिर अभिषेक झा को क्यों बुलाया गया है। क्या कुछ अहम सुराग ईडी के हाथ लग गए हैं या फिर जो क्रॉस चेक है जो दोनों से पूछताछ हुई है, पूजा सिंघल से या फिर सुमन कुमार से, उसे लेकर यहाँ पर बुलाया गया। तो इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा, लेकिन जो गहमा-गहमी है वो इस वक्त जरूर ईडी कार्यालय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त इंतजार और भी ज्यादा करना है क्योंकि लगातार जांच की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पल्स हॉस्पिटल को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि
कि यह भुईहरी की जमीन पर बनी हुई है, जिसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। भोले भाले आदिवासियों को ढककर उस पर आलीशान हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां बाहर से आकर लोग मासूम आदिवासियों को ठगने का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि पूर्व सीएम रघुवर दास के समय में जमीन का आवंटन कराया गया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब रघुवर दास के समय में ये आईएएस अफसर ने अपना बल दिखाकर गरीब आदमी को, गरीब आदिवासी को वहां से उजाड़ दिया, बलपूर्वक पुलिस का धौंस दिखाकर, अपना पावर का धौंस दिखाकर जमीन छीन लिया। आदिवासी की जमीन पर अब पल्स हॉस्पिटल बना दिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं जानना चाहता हूं। अगर वहां का आदिवासी अगर जमीन हॉस्पिटल बनाता तो मुझे खुशी होती। आप बाहर से आकर यहां हॉस्पिटल बना रहे हैं केवल कमाने के लिए। और निर्वाचन आयोग ने माइंस लीज मामले में सीएम को जारी नोटिस का जवाब देने का समय 10 दिन और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सीएम 20 मई तक नोटिस का जवाब दे सकते हैं। इस मामले में भी अब राजनीति तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग की ओर से सीएम को और समय दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में निर्वाचन आयोग पर बीजेपी का मोहरा बनकर काम करने का आरोप लगाया। इधर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि कानून में इतने पेच होते हैं कि नोटिस और जवाब की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। लोगों को देख लें, जांच कर लें, उसके बाद आप कोई नोटिस करें। और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस राज्य में कि सरकार आज चली जाएगी, कल चली जाएगी। ये क्या हो रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने मैंडेट दिया है, अपार जन समर्थन सरकार के साथ है। और इस तरह का जो भाजपा के द्वारा चुनाव आयोग को यूज करना, ये लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो कानूनी पेच इतने हैं, कानूनी के अंदर कितने तरह के छिद्र हैं, जिसका दुरुपयोग विपक्ष की पार्टियां क्या करती हैं। मैंने जो विपक्ष जिनके ऊपर आरोप होता है वो करती रहती हैं। कानूनी पेच है, इस एक कानूनी पेच में ही लटकता भटकता अटकता रहेगा। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जेएसएससी नियमावली संशोधन से जुड़ा मामला सामने आया है और इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा, हिंदी को किस आधार पर हटाया? हिंदी राज्य में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। रश्मि कुमारी, रमेश हांसदा और अन्य की याचिका पर अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को की जाएगी। तो किस आधार पर हिंदी को हटाया, ये सवाल कोर्ट की तरफ से सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा राज्य में हिंदी ही है। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दीपक प्रकाश का दावा है कि सरकार पिछले 1 महीने से बीजेपी नेताओं का फोन टेप कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार में शामिल दलों के नेताओं का फोन भी टेप किया जा रहा है। उन्होंने इसे सरकार की कायराना हरकत भी बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी चुप बैठने वालों में से नहीं। उन्होंने अधिकारियों को भी ऐसा नहीं करने की चेतावनी दे डाली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश ने। ये आरोप आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपने ये एक बड़ा आरोप, बड़ा खुलासा किया है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हो रही है और वो सूत्र बताते हैं कि मेरे और मेरे अलावा कई नेताओं के फोन की टेपिंग हो रही है और ये राज्य की सरकार बौखलाई हुई है। ये उसका प्रतीक है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो अब राजनीतिक कठपुतली बन चुके हैं और जो सत्ताधारी दल है, नेता है, उनके इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारी काम कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि ये कायराना काम है, डरपोक और कायराना काम है। ये इसलिए हो रहा है कि लगातार बीजेपी के द्वारा खुलासे किए जा रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं, आपको लगता है? क्योंकि आप कह रहे हैं ये कायराना काम है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की में अभिव्यक्ति की आजादी संवैधानिक अधिकार है। कोई एक दूसरे से
बात करता है, निजता का सवाल है। दूसरे दल के जो उनके सत्ताधारी दल के लोग भी हैं उसमें शामिल, उनके भी टेप हो रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत ही सटीक जानकारी है। खुलासा किया कि न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि गठबंधन दल में शामिल वैसे नेताओं के भी फोन टेप हो रहे हैं, जो शायद इस वक्त एक बड़ा मामला हो सकता है सरकार के लिए भी और झारखंड की राजनीति के लिए भी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और धनबाद में अपनी बेटी जन्नत की विदाई के बाद फहीम खान जेल के लिए रवाना हो गए। आजीवन कारावास काट रहे फहीम खान को कोर्ट ने 1 दिन का पैरोल दिया था। फहीम खान को मंगलवार की दोपहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धनबाद रेलवे ऑफिसर क्लब लाया गया। बुधवार को बेटी जन्नत की विदाई के साथ ही फहीम खान को स्पेशल जेल वाहन से जेल भेज दिया गया। वहीं प्रिंस खान की धमकी पर फहीम खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले पे पुलिस एक्शन लेगी। आज सभी गण का आभार प्रकट करता हूँ जो मेरे बच्चे की शादी में बार बार धमकी दिया जा रहा है भैया, तो उसका जवाब पुलिस देगा, उसका जवाब पुलिस के पास है। शादी में आने को ले बड़े बड़े सुरबाओ अपराधियों का घमंड चूर किया है कानून, उसका भी चूर करेगा। बात की जाती है बार बार, कोई वैसा धमकी 40 बरस से मिल रहा, कुछ नहीं होने वाला। और राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव का मतदान 14 मई को होगा। रांची से बैलेट पेपर लेने के लिए सभी जिलों से मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं। झारखंड में तीसरी बार पंचायत चुनाव होने जा रहा है। बैलेट पेपर के जरिए गांव की सरकार चुनी जाएगी। चुनाव में 4 रंगों के बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। 4 रंगों के जरिए 4 अलग अलग पदों पर पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाएंगे। की तैयारी सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा, सभी पुलिस अधीक्षक के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। मतपत्र भी छपाई होकर के सभी जिलों में चला गया है और 13 तारीख से जो है सभी जिलों से जो है मतदान दल जो है अपने अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे और सरकार निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। और गुमला में जेजेएमपी के पूर्व नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। घाघरा के प्रखंड मुख्यालय में जेजेएमपी के पूर्व सदस्य अशोक उराव, विजय उराव, नारायण उराव और जागेश्वर उराव के नाम से कई जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टर में पंचायत चुनाव के बहिष्कार की बात कही गई है। पोस्टर हाथ से लिखा हुआ है। पोस्टर के ऊपर में लाल सलाम औरचे लाल सलाम जिंदाबाद ये बातें लिखी गई है। चिपकाए जाने की सूचना पर पुलिस ने पोस्टर को उखाड़कर कब्जे में ले लिया। पोस्टरबाजी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पाकुड़ में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां जारी है। एसपी के साथ एसडीपीओ ने कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सभी पुलिस अधिकारी मुफस्सल थाना परिसर से बाइक से बूथों के लिए रवाना हुए। साथ ही गांव में जाकर वोटरों को जागरूक भी किया गया। एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान करने के साथ ही किसी के भी बहकावे में नहीं आने की अपील की। वहीं भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। पूरा पाकुड़ जिला में हम लोग हर बूथ को, हर बिल्डिंग को सेंसिटिविटी के आधार पर डिवाइड किया है और उसके आधार पर हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो आज मुफस्सिल थाना इलाका का हाइपर सेंसिटिव बूथ और बिल्डिंग का निरीक्षण एसडीपीओ पाकुड़, इंस्पेक्टर मुफस्सिल और थाना प्रभारी मुफस्सिल के साथ कर रहा है। तो यहाँ फील्ड में एक्चुअली क्या स्थिति है वो पता करना हम लोगों का मेन उद्देश्य है और साथ में पब्लिक के बीच में पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस दिलाने का भी काम आज हम लोग कर रहा है। और देवघर के जसेड़ी थाना क्षेत्र के डड़वा नदी से अवैध रूप से चल रहे बालू उत्खनन का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। नदी से बालू उठाव कर जा रहे एक ट्रैक्टर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का कहना है कि सुबह 4 बजे से ही बालू माफिया नदी से बालू का उठाव शुरू कर देते हैं। विरोध करने पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करते हैं। डीसी तक को इसकी लिखित शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये बालू माफिया हम लोग को जीना दोहर कर दिया है। ये डड़वा नदी का बालू ये लोग जबरन उठा रहा है। हम लोग मना करने के बावजूद सरकार को भी हम लोगों ने सूचना दी है। हम लोग उसका लिखित जो दिए हैं उसका रिसीविंग आपको दिखाएंगे। उपायुक्त महोदय देवघर को भी दिए हुए हैं। उसके बावजूद ये बालू उठाना इन लोगों का जारी रहा। ये लोग 10-20 के संख्या में ट्रैक्टर